एक फ्रेज है, आई लव यू एज यू आर। आई लव यू एज यू आर, ये तो नफरत है, घृणा है, ये तो घात है, ये तो सामने वाले को कीचड़ में रखने की साजिश है। अगर आप तमाम सारे मीठे मीठे झूठ सुन कर के थक चुके हैं और जानना चाहते हैं कि आए दिन जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फंस जाते हैं, चाहे वो हमारे अंदर के डर हो, चाहे रिलेशनशिप्स की बात हो, चाहे हमारे अपने पर्सनल एम्बिशंस हो, तो उससे कैसे बाहर आए, उसका जवाब मेरे हाथों में है ट्रुथ विदाउट अपॉलजी फॉर दोज टायर्ड ऑफ स्वीट लाइज। मैंने तो ये किताब पढ़ ली है, अभी बिल्कुल घोट नहीं पाया हूँ। आपने कहा ना कि आपने इसको घोटा नहीं है, बस जल्दबाजी में देखा है जी। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जल्दी में रहते हैं। तो मैं भी जो कुछ कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया ठीक नहीं है। आप बोलते हैं ये कि फियर इजंट वीकनेस, इट्स अ मैसेज, लेकिन डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो हाउ फियर इज अ मैसेज। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। अगर आप तमाम सारे मीठे मीठे झूठ सुनकर के थक चुके हैं और जानना चाहते हैं कि आए दिन जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फंस जाते हैं, चाहे वो हमारे अंदर के डर हो, चाहे रिलेशनशिप्स की बात हो, चाहे हमारे अपने पर्सनल एम्बिशंस हो, ये तमाम सवाल जिनसे हम रोज टकराते रहते हैं, तो उससे कैसे बाहर आए या वहां जब फंसें तो उससे कैसे निकला जा सकता है, उसका जवाब मेरे हाथों में है। हार्पर कॉलिंस से किताब आ रही है ट्रुथ विदाउट अपॉलजी फॉर दोज टायर्ड ऑफ स्वीट लाइज। इस किताब में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं जो मैंने बताया उन सब टॉपिक्स पर, और बहुत आसानी से आपको बताया गया है कि कैसे कैसे आप उनसे बाहर निकल सकते हैं और कौन कौन से ऐसे झूठ हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं। और इसके लेखक हैं आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने तो ये किताब पढ़ ली है, अभी बिल्कुल घोट नहीं पाया हूँ क्योंकि जल्दबाजी में आना था, इसलिए पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है। लेकिन जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है, तो मैंने आते ही आपसे बात साझा भी की कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आप इस किताब को कहीं से भी उठाइए, आपको जो चैप्टर लग रहा है, आज मेरे मन में सवाल है कि मैं अपने फियर पे देखूं जरा कि क्या है, तो मैं वो उठा सकता हूँ, मुझे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। आज मुझे लग रहा है कि कहीं मैं रिश्ते की कहीं उसमें फंसा हुआ हूँ या ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, तो मैं वो उठा करके पढ़ सकता हूँ। तो इन सब पे तो हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये किताब जो हमारे हाथों में है, आपके सत्र को हमने सुना है, जब भी हमारे सामने आचार्य प्रशांत का नाम आता है तो मुझे लगता है कि हाँ, आप किसी सेमिनार में बोल रहे होंगे या किसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहे होंगे। इस किताब का कहाँ से आपको लगा कि आपको ये लिखना चाहिए? हार्पर कॉलिंस से किताब छपी हुई है और मतलब इसकी क्या आवश्यकता आपको क्या लगी? सबसे पहले यही बात। आपने कहा ना कि आपने इसको घोटा नहीं है, बस जल्दबाजी में देखा है। जी। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जल्दी में रहते हैं, जिनकी जिंदगी में जल्दबाजी है। और ज्यादातर लोग आज ऐसे ही हैं। सबकी जिंदगियां व्यस्त हैं, समझदारी सभी चाहते हैं, ऊंचाई सभी चाहते हैं, लेकिन समय फंस जाता है। जी। तो लगभग 200 विषय इस किताब में लिए गए हैं जिनको सबको एक एक पन्ने में संबोधित किया गया है। हम्म तो इसमें चैप्टर्स तो 200 हैं, लेकिन कोई भी चैप्टर एक या दो पन्नों से आगे का नहीं है। और जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं वो सब अलग अलग हैं। आपने कहा ना कि फियर है तो मैं फियर पे उठा करके पढ़ लूंगा, उससे भी ज्यादा आसान है। आप इसे कहीं से भी खोल के पढ़ लीजिए। आप कहीं से भी खोलेंगे तो आपके सामने एक वो भी इसमें करके देखा मैंने। हाँ एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय होगा, तो वो छोटा सा उस पर कुछ लिखा होगा और वो आपके काम आ जाएगा, एक सूत्र की तरह, एफोरिज्म की तरह, एक जल्दी में गुटक लेने वाली दवाई की तरह। तो यहीं से इस किताब को लिखने की प्रेरणा आई। मैं जो कह रहा हूँ वो तो ठीक है, पर मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा। बात मुझे इंसानों से करनी है और बात की सार्थकता तभी है जब इंसानों को लाभ हो। और आज का जो इंसान है
उसके पास बहुत ज़्यादा अटेंशन स्पैन नहीं है हम्म, और ईमानदारी की बात यह है कि उसके पास बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल डेप्थ भी नहीं है। हम्म, हम्म, शायद कभी भी नहीं थी दुनिया में, आज भी नहीं है। तो अगर मैं सचमुच चाहता हूँ कि मैं लोगों तक पहुँच पाऊँ और उनके काम का उनको कुछ दे पाऊँ, तो मुझे उन्हें कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो आसानी से समझ में आ जाने वाला हो, पहली बात, हम्म, और दूसरी बात संक्षेप में बोला गया हो, लिखा गया हो। हम्म, हुँ? तो बोधगम्य होना चाहिए, ईज़ी टू कॉम्प्रिहेंड और प्रिसाइज़ होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। और मुद्दे वो होने चाहिए जो आम ज़िंदगी के हैं। एक-एक चैप्टर, 200 अगर चैप्टर्स हैं तो एक-एक चैप्टर सीधे-सीधे आपकी ज़िंदगी से बात करे। बिल्कुल। आप उस मुद्दे को खोलें और आप कहें कि ये तो मेरे लिए ही लिखा गया है। ये तो ऐसा है जैसे कि लेखक मेरे ही सामने बैठकर मुझसे बात कर रहे हैं, हम्म, जैसे उन्हें मेरी ज़िंदगी का सब कुछ पता है। तो ये ध्यान में रख कर के एक रीडर सेंट्रिक बुक हम्म, हुँ, लिखी गई है और जितना समय मैंने इस किताब पर लगाया है, पहले की मेरी जितनी भी किताबें रही हैं, हम्म, जो बेस्ट सेलर्स भी रही हैं, उन पर इसका मैंने शायद आधा समय ना लगाया हो। हम्म, तो इसको बहुत दिल से और बहुत समय लगा करके और बहुत तराश करके लिखा गया है, क्योंकि कोई बात जब आपको संक्षेप में बोलनी पड़ती है ना, सबसे मुश्किल। तो उसको और ज़्यादा आपको नज़ाकत से, सावधानी से तराशना पड़ता है। तो इस तरह से ये किताब है और आपके हाथ में आ गई है। वो कहा जाता है ना कि सबसे मुश्किल काम है सबसे आसान तरीके से सबसे चीज़ों का। आसान तरीके से बोलना, और ऐसे भी कहते हैं कि कॉम्प्लिकेट कर देना तो बहुत आसान है। क्या आपको लगता है कि लोग स्वीट लाइज सुन सुन के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि उनको ऐसी विदाउट अपॉलॉजी वाले ट्रुथ की जरूरत है? क्योंकि आपके पास तो बहुत हाँ, सारे लोग आते हाँ। देखिए, झूठ अगर मीठा ना होता तो कोई झूठों में क्यों फँसता, हैं। है ना? झूठ की मजबूरी है कि उसको मीठा होना पड़ता है। और ये सच का दम है कि वो कड़वा भी है, तब भी अनंत है, अमर है। हुँ? और झूठ तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि वो सीधी बात बोल दे, क्योंकि अहंकार को सीधी बात कड़वी लगेगी ही लगेगी। अहंकार खुद एक बहुत बड़ा झूठ है। तो उसके सामने सच लाओगे तो वो बेचैन हो जाता है। तो झूठ को मीठा-मीठा होकर चलना पड़ता है, लेकिन उसके नुकसान बहुत होते हैं। और मैं नहीं चाहता कि हम उन नुकसानों में फँसे रहें। तो इसलिए इस किताब में कवर पेज पर ये है कि दो फॉर दोज़ टायर्ड ऑफ स्वीट लाइज़, कि ये जो इंद्रधनुषी हसीन झूठ होते हैं, इनमें ठीक है कुछ समय के लिए मौज आ जाती है, दिल बहल जाता है। पर एक जगह आती है जहाँ आपको दिखाई देता है कि बड़ा नुकसान हो रहा है। ज़िंदगी ही खराब हो रही है व्यर्थ की बातों में और ओछे झूठों में फँस करके। जो वहाँ पर पहुँच गए हैं या जिनको अब वो ऊब होने लग गई है झूठ से, उनको समर्पित है ये किताब। और 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 पूरा पूरा प्रयास इसमें ये रहा है कि कुछ भी वेग ना रखा जाए। बात बहुत सीधी हो, एकदम प्रत्यक्ष प्रायोगिक तथ्यों पर बात हो, जिसको आप खुद अपनी ज़िंदगी में अनुभव करते हो। बिल्कुल सीधी-सीधी वैसी बात हो। कोई इसमें मिस्टिकल फैंटेसी नहीं। कुछ ऐसा नहीं कि जहाँ पर बात ही एकदम धुंधली है और वेग है, हेज़ी है, लेकिन उसको बोल दिया कि ये मिस्टिकल विज़डम है। वैसा कुछ नहीं। सवाल बहुत पूछती है ये किताब, बिल्कुल सही बात। ताकि आपको जो सस्ते जवाब ना मिल जाएँ, और सस्ते जवाब अक्सर झूठ ही होते हैं। तो ये किताब आपका आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहती है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। एक दोस्त है, जो आपसे बहुत शांति से सवाल पूछेगा और कहेगा जवाब तुम खुद दे लो, और जो तुम्हारा जवाब है वही तुमको रोशनी देगा। इनफैक्ट कई कई जगहों पर वो सवाल काफी चुटीले हैं कि आपको खुद भी लगेगा कि यार है बात तो सही है लेकिन हाँ चुभ रही है। मैं समझता हूँ कि
मेरे पाठकों में, रीडर्स में इतनी मजबूती है कि सच अगर थोड़ा सा उनको चुभे तो भी वो उसको मुस्कुरा करके स्वीकार करें। स्वीकार क्या करें, स्वागत करें, कहीं कि आओ आओ, ना। अच्छा, लेखन में जो हमने अभी तक सुना है कि जो सृजन शक्ति है या किसी चीज को क्रिएट करना, तो वो अपने आप एक सफरिंग से निकलता है। आपके जहन में चल रहा होता है, आप उससे जूझ रहे होते हैं, उसके बाद आप उसको सामने रखते हैं। कविताओं के लिए कहा जाता है कि कवि की आत्मजा बोला जाता है कि जितनी पीड़ा से एक जन्म होता है। इसमें मैं थोड़ा सा पर्सनल एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब कोविड का दौर था, उस वक्त में आपने कर्मा एक किताब लिखी, आपको भी कोविड हुआ था उस वक्त में। फिर उसके बाद में गीता सत्र पर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ अग्रसर हुए, तब भी तबीयत आपकी नहीं ठीक थी। इनफैक्ट आप सत्र कर रहे थे तो आपके गले से खून तक आ रहा था। तीसरा, जो अभी हम जब चर्चा कर रहे हैं ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी की बातचीत कर रहे हैं, तो उस वक्त में भी आपके स्वास्थ्य की समस्या है। मैंने आपकी टीम से बातचीत की, मुझे ये सत्य पता है, और यहाँ आकर के मैंने जब आपसे मिला तो सबसे पहले ही मैंने ये बात की, क्योंकि मुझे वो नजर भी आ रहा था। तो क्या ये जो आपकी फिजिकल सफरिंग है, इसकी वजह से क्या आपकी क्रिएटिविटी का फ्यूल मिलता है आपको, कि आपको जैसे ही बोला जाता है कि आप बेड रेस्ट कर लो या अब शांत रहो, तो उसी वक्त में कुछ ना कुछ इस तरीके का आ जाता है? वो है ना, साथी मनोवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हम्म। तो सफरिंग कैन बी अ गुड कोलैबोरेटर ऑल्सो इन अ वर्थवाइल प्रोजेक्ट। काम अच्छा है, और उस वक्त अगर आप किसी वजह से तकलीफ में हैं तो हो सकता है कि वो तकलीफ उस काम को और सुंदर बना दे। हम्म। दिखाई देने लग जाता है कि समय कम है, कोई भरोसा नहीं चीजों का। जैसे लगातार एक एक रिमाइंडर बना रहता है ना, कि कबीर साहब हैं, उनका वक्तव्य है कि श्वास नगाड़ा कूच का, बाजत है दिन रैन, क्या सोवत सुख चैन। तुम ये सुख चैन में क्या बेहोशी में सो रहे हो, ये सांस ही है, ये सांस श्वास है। ये कूच का, कूच माने प्रस्थान का, नगाड़ा है जो दिन रात बज रहा है। तो उठो और कुछ सार्थक कर लो। तो जब चुनौतियों का समय होता है और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि अभी तो मामला फंस ही रहा है, तो उस समय एकाग्रता और बढ़ जाती है। जो कर्म किताब थी, अंग्रेजी में कर्मा, कर्म। वो कोविड फेफड़ों तक पहुंच गया था और 16-17 दिन हो गए थे। तो सबसे ज़्यादा मैंने उस पर काम ही करा है, क्योंकि आप जब कोविड है तो क्वारंटीन हो, आप किसी से मिलजुल भी नहीं सकते। मैंने सबसे ज़्यादा उस पर काम ही करा है उन 2 हफ्तों में, जब बिगड़ने लग गया था। कोविड के 5वें दिन से लेके 20वें-21वें दिन के बीच में सबसे ज़्यादा उस किताब पर काम करा था। एक अलग एकाग्रता और एक एक दूसरी शक्ति होती है जो खड़ी हो जाती है, और आप उस पर काम करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा खांस रहा था, वो जो गूंज थी खांसी की, अपनी ही खांसी की गूंज, वो उतना कहती थी कि जल्दी और जल्दी और जल्दी आगे बढ़ो। तो देखिए, आदमी कुछ भी क्यों करे, अगर सब कुछ ठीक हो तो, अगर सब कुछ ठीक हो तो फिर तो बस क्रीड़ा बचती है, खेल बचता है, नृत्य बचता है, मौज बचती है। तो मैं भी जो कुछ कर रहा हूं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दुनिया ठीक नहीं है। बहुत अच्छा वो दुनिया ठीक हो जाए,
मेरा भी काम खत्म हो, मुझे भी मौज आए, पर फिलहाल तो ऐसा कोई आसार दिखाई नहीं देता, दुनिया ठीक नहीं है। तो जो सृजनात्मकता है वो उठती ही दुख से, दर्द से, तकलीफ से है, चुनौती से है। कुछ है जो दुखी करता है, संतप्त करता है, कोई कोई समस्या है जो चुनौती की तरह खड़ी है। हम्म? वही समस्या सृजनात्मकता बन जाती है, और फिर वहां से साहित्य का सृजन होता है, वहां से कलाएं आती हैं, विज्ञान में बहुत कुछ होता है, दुनिया के और बड़े बड़े काम हैं, जिनके केंद्र में कर्ता की पीड़ा बैठी रहती है। पीड़ा सबको है, मैं कोई विशेष नहीं, मुझको, आपको, पूरी दुनिया, हम सब दुख में ही है, जीवन दुख है। लेकिन कुछ लोग उस पीड़ा को स्वीट लाइज के नीचे दबा देते हैं और कुछ लोग उस पीड़ा को बेहिचक, बेखौफ स्वीकार करते हैं, उसे आंख में आंख डालकर देखते हैं और कहते हैं कि जीवन है ही इसलिए कि तुझे समझूं और तुझसे संघर्ष करूं। तो चाहे चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे वेदांत के ऋषि हों, इस सबका ही दर्शन शुरू ही दुख के तथ्य से होता है। दुख ना हो तो कोई किसी को कुछ भी क्यों समझाए? सब समझदार ही हो, सब समझदार ही दुख हो में तो हो। किसी को कुछ कहने की, किसी को कुछ सुनने की कोई जरूरत ही ना पड़े। ये दुनिया बिल्कुल यदि वैसी हो, दुख मुक्त, आदर्श, आकाशीय, तो फिर तो एक ही काम बचेगा कि कोई काम नहीं है अब, सागर की लहरों की तरह बस खेलो। पर वैसा है नहीं, तो अभी तो दुख और चुनौतियां ईंधन बनते हैं फिर। वही क्रिएटिविटी फ्यूल है जो इसकी शक्ल हमारे सामने हाजिर है। पहले अगर कोई ये किताब उठाएगा तो उसको ये लग सकता है कि ये सेल्फ हेल्प बुक है ना, कि हमें कुछ दिया गया होगा कि ये 3 सूत्र हैं, आप ये कर लोगे तो आपकी ये समस्या है तो इसका ऐसा समाधान हो जाएगा। आप लेकिन सेल्फ हेल्प के एकदम उस पर कटाक्ष भी करते हैं और उसके खिलाफ भी हैं, है ना, क्योंकि वो क्षणिक आपको वो दे देता है, मोटिवेशन दे देता है। तो ये आपके अप्रोच में आप भी आखिरकार तो समझा ही रहे हैं, मार्गदर्शन ही कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प भी यही क्लेम करती हैं कि वो मार्गदर्शन कर रही हैं कि भाई हमारे पास कोई चुनौती लेकर के आया है तो हमने उसको समझा दिया। क्या अप्रोच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो तकलीफ में है, जिसको हेल्प की जरूरत है, वो जैसा है वैसा बने बने वो अपनी हेल्प नहीं कर सकता। कोई है जिसको दिखाई नहीं दे रहा, उसने अपनी आंखें खराब कर ली हैं और वो कह रहा है मैं खुद ही देख लूंगा कि मेरी आंखें देख क्यों नहीं पा रही हैं और फिर मैं अपना ऑपरेशन कर लूंगा। ये सेल्फ हेल्प है, द ईगो प्लेइंग डॉक्टर, द पेशेंट प्लेइंग डॉक्टर, ये सेल्फ हेल्प है। सेल्फ हेल्प कभी नहीं कहती कि खुद को देखो, सेल्फ हेल्प कहती है तुम जैसे हो ठीक है, अब ऐसा 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 कर लो तो तुम्हें फायदा हो जाएगा। द 3-point प्रोग्राम टू सक्सेस, द 4 ways to be more productive, how to be great at relationships। उसमें ये कहीं नहीं आता कि तुम कौन हो और जैसे तुम हो तुम जो भी रिलेशनशिप बनाओगे वो गड़बड़ी होगी। तुम्हें कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहो, हम तुमको कुछ बाहरी कार्यक्रम बता देंगे जिससे तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे कि आप बीमार हो, और आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए जाए और चेहरे पर रंग रोगन कर दिया जाए जिससे लगे कि आप स्वस्थ हो गए हो। आप आज समझ रहे हैं? हमें सेल्फ हेल्प नहीं चाहिए, हमें सेल्फ नॉलेज चाहिए।
हमारी समस्या ही यही है, सेल्फ हेल्प की जरूरत यही है ना कि आपको साथ कुछ समस्या है। समस्या ही यही है कि हम स्वयं को नहीं जानते, तो हम इधर उधर जा करके कहीं भी गड्ढों में गिरते हैं, फंसते हैं, फिर भुगतते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी जिद भी यही है कि दुख तो दूर हो जाए पर मैं ना बदलूं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं, पर दुख भी दूर हो जाए। बात समझ रहे हैं? जी। जो जो मेरी वृत्तियां हैं, टेंडेंसीज हैं, जो मैंने भीतर मान्यताएं पकड़ रखी हैं, वो सब मैं पकड़े भी रहूं और साथ ही साथ में चमकता सितारा भी बन जाऊं। भीतर अंधेरा भी कायम रहे और बाहर में चमकने भी लग जाऊं। और सेल्फ हेल्प कहती है हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि भीतर अंधेरा भी बना रहे, वो बड़ा पुराना अंधेरा है, बड़ा सुहाना अंधेरा है। हमें उस अंधेरे की आदत है, हमें उस अंधेरे से प्यार है, स्वीट लाइज है वहां पर। तो भीतर अंधेरा भी बना रहे और बाहर तुम चमकने भी लग जाओ, हम ऐसा बंदोबस्त कर देते हैं। ये सेल्फ हेल्प है। हमें सेल्फ हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि सेल्फ हेल्प एक झूठ है। सेल्फ हेल्प बस मनोरंजन है, बहलाव है, बहाना है। आप जान जाइए कि आप क्यों बार बार गड्ढे में गिर रहे थे। एक गड्ढे में नहीं, आप हर गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे। बात समझ रहे हैं? ये आग्रह छोड़ दीजिए, ये जिद कि आंखें हैं नहीं, पर बिना आंखों के ही मैं अपना डॉक्टर खुद बन लूंगा। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। आंखें बंद करे करे अपना डॉक्टर मत बनिए। सोचिए, आंखें बंद करके आंखों की सर्जरी करी जा रही है, ये कह के कि मुझे तो दिखाई नहीं देता, पर मैं अपनी सर्जरी कर लूंगा। मैं कह रहा हूं आंखें खोलो, और आंखें खोलना संभव है। देखो कि किन वजहों से तुमने आंखें बंद कर रखी हैं, वो वजहें देख लोगे तो आंखें अपने आप खुल जाएंगी। इतना आसान है, सहज है। एक बड़ा हिस्सा आप इसमें बात करते हैं फियर के ऊपर, और आप बोलते हैं ये कि फियर इजंट वीकनेस, इट्स अ मैसेज। लेकिन डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो हाउ फियर इज अ मैसेज? एक अनुभव है ना डर, वो अनुभव आपको ये बताने आया है कि आप कमजोर कहां पर हो और आपकी निर्भरताएं कहां पर हैं। उसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उदाहरण के लिए बोलना चाहते हो कि साहब मैं तो बहुत आजाद आदमी हूं और सच्चाई पर चलता हूं और खुददार हूं, ठीक है। और आपने ये बात, ये झूठ, ये स्वीट लाई आपने अपने आप को इतनी बार बोला कि आपको खुद भी इसमें यकीन आ गया। हो सकता है ना? हो सकता है। मुझे तो किसी से डर नहीं लगता और मैं बिल्कुल खुले में दहाड़ कर सच बोलता हूं और दबता किसी से नहीं हूं। और तभी बॉस और ताऊ जी, और पंडित जी, एक बाबा जी, ये एक साथ आ गए। और अब आप पा रहे हैं कि वो जो दहाड़ थी वो म्याऊं में बदल गई और पसीना चूरा और फियर आ गया। ये फियर शुभ है, इसने आपके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। आपको डर न लगा होता तो आप मानते ही नहीं कि आप इन लोगों पर किसी न किसी वजह से आश्रित हो। तभी तो डर लग रहा है, तभी तो डर लग रहा है। तो डर आता है आपको बताने के लिए कि आपके झूठ कहां है भीतर, और आप कहां कहां दुनिया पर डिपेंडेंट होकर बैठे हुए हो। जहां पर भी आप आश्रित होते हो, डिपेंडेंट होते हो, वहीं पर डर आता है। तो डर को दबाना नहीं चाहिए, डर से लड़ना नहीं चाहिए। डर को तो दोस्त की तरह मान करके शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अच्छा हुआ तुम आए और मुझे पता चला कि मैं इस जगह पर बैसाखियों पर था। तुम ना आते तो मैं यही सोचता रह जाता कि मेरी अपनी टांगे मजबूत है। दौड़ने को कहा गया और मैं डर गया, अब पता चला टांगे मजबूत नहीं है। अच्छा हुआ डर आया, डर मुझे कुछ समझा गया है। अब मैं अपनी कमजोरियां हटा सकता हूं। डर ना होता तो पता ही ना चलती कमजोरियां हटाता कैसे। आदत भीतर एक बननी चाहिए, अभ्यास, कि थोड़ा सा भी डर है तो तुरंत उसको हाँ हाँ दिखाना दिखाना, मुझे लगा कि डर उठा है।
उसके और निकट जा करके उसको और खोद करके देखा जाए, अच्छा डर है, क्योंकि जहां डर है वहीं बंधन है। बंधन आपको कभी सीधे सीधे नहीं पता चल सकते, वो इन्हीं अनुभवों से पता चलते हैं, डर, ईर्ष्या, लालच। तो ये सब जिसको हम बोलते हैं ना कि ये बुरे अनुभव हैं, हम इनको दबाना चाहते हैं, इनको अवगुण भी बोलते हैं हम कई बार। ये बुरे नहीं है, ये दूत हैं, मैसेंजर हैं, ये आपको कुछ बताने आए हैं, इनकी सुनिए। इनको बुरा बोलोगे तो आप इनको दबा दोगे, इनको बुरा बोलोगे तो ये फिर आपसे मुंह छुपाएंगे, ये आपसे मुंह छुपाएंगे तो आपकी बीमारी भी छुपी रह जाएगी। इनको अंदर डर, दूर से नहीं, इनको छूना है, देखना है। आप अच्छा अच्छा, तो मैं डर रहा हूं क्या? हंसी के नीचे डर मत दबाइए। आपके सामने कोई बैठा है, आप कहीं जा रहे हैं, कोई बात हो गई है और आप पा रहे हैं कि मुंह सूखने लग गया, आप उसको दबाइए मत, उस बात को ऐसे मत करिए जैसे सब सामान्य चल रहा है। कहिए ये डर है ना, ये डर है ना, ये डर है ना। आप कहीं किसी कतार में खड़े हैं और एक आदमी आकर के हट्टा कट्टा आपके सामने कतार तोड़कर खड़ा हो जाता है, आप उसे कुछ बोल नहीं रहे। स्वीट लाई अपने आप से मत बोलिए कि मैं तो भला आदमी हूं, तो मैं अब क्यों छोटी बात पर किसी से उलझूं। ईमानदारी से पूछिए कि ये मेरी भलाई है या मेरी कायरता है। और जहां कहीं डर हो उसको उघाड़िए। सामने वाले से नहीं लड़ना है, वो बाद की बात है। सबसे पहले तो जो भीतरी लड़ाई है वो जीतनी है, और भीतरी लड़ाई जीती नहीं जा सकती अगर आप दुश्मन को ही नहीं पहचानेंगे। डर आता है आपको आपके दुश्मन की सूचना देने के लिए, वो भीतर ही है दुश्मन, बाहर नहीं है। बाहर वाला बहुत बात का है, हमारा जो बड़े से बड़ा दुश्मन है हमारे भीतर ही बैठता है। इसी पर और भी एक आपने बात कही कि फियर नेवर कम्स एज अ फियर। डर अक्सर जो है वो संस्कार, कर्तव्य, प्यार जैसे सोशली एक्सेप्टेबल लेबल्स के साथ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अकेला रह जाऊंगा, मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए। इन दोनों वाक्यों का क्या संबंध है आपस में? कुछ भी नहीं। मैं अकेला रह जाऊंगा जिंदगी में, मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए, है ना? आप डरे हुए हो और आप अपने डर को प्यार का नाम दे रहे हो। अकेलेपन से अपने, आप अकेलेपन से डरे हुए हो, तो आप सीधे ये नहीं बोल रहे कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है, आप ये कह रहे हो कि मुझे प्यार चाहिए। सीधे बोलो ना, डरे हुए हो। डर बहुत रूपों में सामने आता है। महत्वाकांक्षा, सीधी सी बात यह है कि आप बहुत डरे हुए हो कि कोई आपको इज्जत नहीं देता, तो आपने जबरदस्त एम्बिशन पाल ली है कि मैं बहुत सारा पैसा लाऊंगा, बड़ी गाड़ी लाऊंगा और लोगों पर रुतबा झाड़ूंगा। वो सब कुछ इसलिए है क्योंकि आप इस बात से डरे हो कि आपको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल रही है। तो ये जो डर है ये एम्बिशन बनकर आया है, ये जो डर है ये महत्वाकांक्षा बनकर आया है। डर प्रेम बनकर आएगा, डर ही महत्वाकांक्षा बनकर आएगा। डर हमेशा नहीं जरूरी है कि डर ही बनकर आए, वो कुछ भी बनकर आ सकता है। डर नैतिकता बनकर आ जाएगा। अभी हमने उदाहरण लिया ना, वो हट्टा कट्टा आदमी आपके आगे खड़ा हो गया, तो आप कह दोगे कि नहीं नहीं, ये तो मेरे मोरल्स की बात है कि मैं अब फिजूल लड़ाइयां नहीं लड़ता। बल्कि पता है कि लड़ नहीं सकते। हाँ, तो आप डरे हुए हो, लेकिन आपका डर अब नैतिकता का रूप ले रहा है, संस्कारों का रूप ले रहा है। नहीं, मैं संस्कारी आदमी हूं इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। आप संस्कारी बाद में होगे, आप डरपोक पहले हो और अपने डर को संस्कार का नाम दे रहे हो। एक चीज जो मैं पढ़ रहा था तो मैं बड़ा अचंभित हुआ पढ़ करके कि आपने कॉन्फिडेंस, जिसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है और एवरीबडी इज ऑब्सेस्ड अबाउट कॉन्फिडेंस, सबको है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट बनिए, यही हमें बचपन से सिखाया भी जा रहा है। फिर आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इज द शेडो ऑफ फियर। हाउ कैन कॉन्फिडेंस बी शेडो ऑफ फियर? तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, असली बात तो यह है कि बड़ा भारी लालच है
कि पैसा मिल जाएगा, ठीक है, एक जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, और बड़ा भारी डर भी है कि मेरे जो रिश्ते हैं वही मुझे ठुकरा देंगे अगर मेरे पास पैसा नहीं है। ट्रू। आप वहाँ गेट पर खड़े हो और इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक तरफ तो लालच है कि रुपया पैसा मिल जाए, और डर भी है साथ में कि मुझे ये सब ठुकरा देंगे। आप बिल्कुल नर्वस हो रहे हो, पसीने भी छूट रहे हैं, है ना, और फिर आप कहते हो नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और आप भीतर घुसोगे और आप बिल्कुल शक्ल ऐसे बनाओगे जैसे आप दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट आदमी हो। जहां डर होता है वहीं कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। आप देखिएगा, आप साधारण तौर पर अपने अपने यारों से बात कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है क्या? आप सहज होते हो, एग्जैक्टली। आप सहज होते हो, आप आत्मविश्वासी नहीं होते, आप सहज होते हो। कॉन्फिडेंस तो तभी चाहिए होता है जब भीतर बहुत सारा डर हो। हम अभी आपस में बात कर रहे हैं, कोई आपसे पूछे कभी कि अभी आपकी स्थिति क्या है, तो क्या आप ये बोलोगे कॉन्फिडेंट? अजीब लगेगा ना। मैं कॉन्फिडेंट हूं ना आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है। हम आपस में सहजता से मित्रवत बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं डरा हूं या आप डरे हो तो हमें फिर कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। कॉन्फिडेंस एक नकली चीज है, एक बाहरी नकाब जो भीतर के डर को ढकने के काम आता है, और बहुत गंदी चीज है कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो डर को हटाता नहीं है, बल्कि वो डर को और ज्यादा सुरक्षा दे देता है, डर को कवच पहना देता है। और चूंकि ये दुनिया बहुत डरी हुई है, इसीलिए इस दुनिया में कॉन्फिडेंस को इतना महत्व दिया जाता है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, आपको डर से मुक्ति चाहिए। ये दो अलग अलग बातें हैं। डर को रखे रखे कॉन्फिडेंस दिखाने लग जाओ, और दूसरी बात है कि डर को ही हटा दो, तो फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा। तो आपको डर को हटाना है, फियरलेसनेस चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। तो ये किताब कहती है क्यों झूठ बोल रहे हो कॉन्फिडेंस का, क्यों जबरदस्ती बन रहे हो कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, सेल्फ एश्योर्ड। जरूरत नहीं है ये सब बनने की, फियरलेस हो जाओ, उतना पर्याप्त है। जब मैंने सवाल पूछा तो मुझे लग रहा था कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है, लेकिन जब आपने जवाब दिया तो मुझे एकदम प्रैक्टिकल ये याद आया कि एक इवेंट में हम गए हुए थे जहाँ हमारे सामने बहुत बड़ी ऑडियंस थी, लाइव प्रोग्राम करना था, और एक फिल्मी सितारे थे जिनके साथ मुझे बातचीत करनी थी। तो जब मैंने वहाँ का क्राउड देखा और चीज़ें हुई तो थोड़ा सा मुझे असहज होने लगा, मुझे हल्का सा डर लगा, पुरानी बात हो गई है, तो बहुत दिन से कोई ऐसा इवेंट नहीं किया था। तो उसके बाद मैं असहज होने लगा, मुझे लगा कि मैं नर्वस हो रहा हूँ, वो डर आने लगा, सब चीज़ें होने लगी। मैं तब तक अपने आप को सामान्य नहीं कर पाया जब तक मैंने अपने दिमाग को ये मैसेज नहीं दे दिया कि एक सामान्य व्यक्ति तो है, अच्छा कर गया, डरने की जरूरत क्या है? इनसे डरने की क्या जरूरत है? मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, हमें डर को कहना है कि तू व्यर्थ है। कहना भी नहीं है, हमें देख लेना है कि डर व्यर्थ है, और जिस क्षण आपने देख लिया कि डर व्यर्थ है, उस क्षण आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम उल्टी चाल चलते हैं, डर बना रहता है और हम कॉन्फिडेंस का नकाब पहन लेते हैं, तो इसलिए कॉन्फिडेंस गड़बड़ बात है। अच्छा, और क्या ये डर अपने आप चला जाता है या कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता होगा जब आप, जैसे उस इवेंट के बाद, इसी उदाहरण को आगे बढ़ा लेता हूँ, उस इवेंट के बाद मान लीजिए 2 और इवेंट्स होते, तो मैं क्या पुरानी इस बात को अपने दिमाग को कह सकता था कि भाई मैंने जब वो कर लिया तो मैं ये भी कर लूंगा, मुझे डरने की क्या बात है? तो क्या ये जो चीज आई, क्या यही कॉन्फिडेंस है या ये भी कॉन्फिडेंस है? नहीं, ये भी नहीं, हमें चाहिए ही नहीं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ही होता है डर। ये भी मत कहिए कि कॉन्फिडेंस इज द शैडो ऑफ फियर, ऐसे कहिए कॉन्फिडेंस इज फियर। हमें चाहिए ही नहीं कॉन्फिडेंस। देखिए, डर एक विचार है जो कहता है कि तुमसे कोई कुछ छीन लेगा, ठीक है? ठीक। तो आप जितना ज्यादा लोगों पर और परिस्थितियों पर आश्रित होंगे, आप उतना डरोगे। जब डर आए तो कॉन्फिडेंस का प्रयास मत करिए। अब अपने आप से पूछिए, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? डर एक विचार मात्र है और कुछ नहीं है डर। आप कभी देखिएगा, आप अगर डरे हुए हैं तो कुछ ना कुछ छीनने का भय है। अपने आप से पूछिए क्या छिन जाएगा, और अगर छिन भी जाएगा तो मेरा क्या? डर गया,
सही बात है। मैं इनसे डर रहा हूं, ये मेरा क्या छीन लेंगे, और जो ये ज्यादा से ज्यादा छीन भी लेंगे तो मेरा क्या। बस बात खत्म। एकदम ऐसे ही गया। जब मैंने उस चीज को अपने दिमाग में, जो मेरे दिमाग में कहीं और ही जा रही थी कि अरे कैसे करूंगा, ये कैसे संभालूंगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जब मैंने एकदम ये थॉट दिया कि एक सामान्य व्यक्ति है, सक्सेसफुल है, अच्छा काम किया है, क्या हो जाएगा, नॉर्मल बात करता हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ, अपने साथ की टीम से बात कर रहा हूँ, उससे बात कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यकीन मानिए बहुत अच्छा इवेंट गया। बहुत, इतनी बड़ी लाखों की भीड़ हो सकती है सामने, तुम ताली भी बजा दो तो मुझे मिल के आ जाएगा, और तुम गाली भी बजा दो तो मेरा ले क्या लोगे। इतना सा दे सकते हो और इतना सा ले सकते हो, और इतने की हम परवाह करते नहीं। काहे का डर। हम यहां तुमसे कुछ लेने नहीं आए हैं कि तुम हमसे कुछ छीन लोगे, हम यहां तुम्हें कुछ देने आए हैं। डर कैसा, कोई डर नहीं। सहजता पर्याप्त है, आत्मविश्वास नहीं चाहिए। आत्मविश्वास अक्सर आत्मज्ञान के आड़े आ जाता है। आत्म में, खुद में जितना विश्वास होगा ना, आप खुद को उतना कम जान पाएंगे, क्योंकि विश्वास है, विश्वास तो एक बिलीफ है, मान्यता है ना। आत्मज्ञान चाहिए, आत्मविश्वास नहीं। और आत्मज्ञान के साथ सहजता आती है। एक किताब का मेजर हिस्सा रिलेशनशिप्स पर बात करता है, बहुत ज़रूरी भी है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपने एकदम लोगों के फ्रेजेस तक को उठा करके उसी पे बात कर दी है, जो आम बोलचाल की चीज़ है। एक फ्रेज है, आई लव यू एज यू आर, है ना, खूब बोला जाता है, खूब बात होती है, बड़ा मीठा लगता है बड़ा सुनने मीठा में। लगता है कि आई लव यू एज यू आर, एज यू आर, तुम जैसे हो। हाँ ये भी है, टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ हाँ। क्या मैं मोटी लग रही हूँ? जैसी भी लग रही हो, मुझे पसंद हो। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। तो आप बोलते हैं कि ये तो एक इल्यूजन है, धोखा है, और आम तौर पर इसे बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। तो आप इसे भ्रम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अगर मैं सचमुच प्यार करता हूं आपसे, हितैषी हूं आपका, तो आप जैसे भी हो, जहां भी हो, मैं आपको और बेहतर होने के लिए प्रेरित करूंगा ना। आप गिरे पड़े हो कीचड़ में, जैसे कि ज्यादातर लोग गिरे पड़े होते हैं, और मैं कहूं आई लव यू एज यू आर, तो फिर तो मैं कीचड़ से मोहब्बत कर रहा हूं। मुझे तो उसको कहना होगा तुम जैसे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे ही बने रहो, और आगे बढ़ने की, बेहतर होने की, ऊंचा उठने की तुम्हारी जो यात्रा होगी, उसमें मेरा भरपूर सहयोग तुम्हारे साथ है। तो पहली बात, जहां हो वैसे बने मत रहो। मैं नहीं कहूंगा आई लव यू एज यू आर। और दूसरी बात, मैं ये कहकर रुक नहीं जा रहा कि तुम जहां हो ठीक नहीं हो। मैं कह रहा हूं अब हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, ऊपर उठेंगे। ये होता है प्रेम। आई लव यू एज यू आर, ये तो नफरत है, घृणा है, ये तो घात है, ये तो सामने वाले को कीचड़ में रखने की साजिश है। मीठी साजिश, बहुत मीठी साजिश, कि तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। ये क्या बात है? वो कल को हत्या करके खड़ा हो जाएगा, फिर बोलो कि तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। कल को तुम्हारी हत्या कर देगा तो मरते मरते बोलना तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। कल को वो अपनी हत्या कर रहा होगा, तब फिर बोलना तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। ये क्या बात है? ये तो दुश्मनी निकाली जा रही है, ये प्यार थोड़ी है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि जैसे भी हो ठीक है, वो प्रेमी तो नहीं है आपका। एक अधूरा व्यक्ति किसी और को जोड़कर पूरा होने की कोशिश करता है, ये एक स्वाभाविक डिपेंडेंसी है ना, प्रेम नहीं है। मतलब आप किसी अधूरे व्यक्ति से, खुद भी अधूरे हैं, आप मिलने जा रहे हैं, तो ये प्रेम नहीं है। बी होल बिफोर यू बिलोंग, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब तक हम पूर्ण नहीं हैं तब तक हम प्रेम ही नहीं कर सकते हैं? प्रेम करो उससे जो तुम्हें पूर्णता की दिशा में ले जाए। ओके। उससे थोड़ी प्रेम करोगे जो खुद भी कीचड़ में है और तुमको भी कीचड़ में ही गिराना चाहता है। हाँ, ये जो गणित है, उसमें जो चैप्टर है उसका शीर्षक है हाफ एंड हाफ इज अ क्वार्टर। व्यंग कराए कि हम अधूरे होते हैं, हाफ होते हैं हम।
और वो जो सामने व्यक्ति है, उसे हम पकड़ लेते हैं, वो भी अधूरा है, वो भी हाफ है। हम सोचते हैं कि हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा। जीवन का गणित ऐसे नहीं चलता। जीवन गणित कहता है हाफ और हाफ मिलकर 1/4 हो जाएगा। हाफ एंड हाफ इज अ क्वार्टर। नहीं, अगर आप आधे हो तो किसी दूसरे आधे से मिलोगे तो पूरे नहीं हो जाओगे, आप और गिर जाओगे। अगर आधे हो तो उससे मिलो जो सचमुच आपको पूर्णता की ओर ले जा सके। वो कैसे ले जाएगा पूर्णता की ओर? जब वो आपको बताएगा कि बाकी आधे से तुमने खुद को ही वंचित कर रखा है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे अंधेरों पर रोशनी डाले। आपकी रोशनियों में आपके साथ नाचने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे। आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपके अंधेरों में ले जाए आपको, आपका हाथ पकड़ करके, और वहां फिर रोशनी डालकर बोले, ये देखो ये अंधेरी जगह है, तुम इससे व्यर्थ डरते हो और तुमने व्यर्थ खुद ही इसको अंधेरा रखा है, चलो अब अपना प्रकाश दो इसको। थोड़ा सा आपका कहीं पर कुछ रोशन स्थान है, वहां आप किसी को बुला लेते हो, और बहुत बड़ा आपका अंधेरा तहखाना है, उसको आप दबाए रखते हो। वो अंधेरा तहखाना रह रह कर आपको सालता है, वो जिंदगी का नर्क है। आप कितना भी उसको दबा लो, वो बार बार उठ कर आएगा, सपनों में आएगा। असली प्रेमी आपको बड़ी गुमनाम जगहों की यात्रा कराएगा। वो कहेगा ये सब तुम्हारा इलाका है, मालिक हो इसके, अब इसको रोशन कर दो, डरो मत। 2 अधूरे मिलकर पूरे नहीं हो सकते। ये भी झूठ है, मीठा वाला। बहुत मीठा झूठ है, बहुत मीठा झूठ। सबसे बेस्ट चीज है कि जिन चीजों को एकदम नॉर्मलाइज कर दिया गया है, जो बता दी गई है। इसको मैं ऐसे और बोलता हूँ कि 2 अठन्नियां मिलेंगी तो चवन्नी ही पैदा होगी। एक शब्द एकदम संक्रामक हो चुका है, जहां देखो वहीं उसकी बात हो रही है। शब्द है स्पिरिचुअलिटी। खूब बात होती है, पॉडकास्ट से लेकर के इंस्टाग्राम की रील तक स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। और आप हैं कि बताते हैं कि ये तो एस्केपिज्म है। फिर से तुम लोग को एक झूठा वो दिया जा रहा है ना, लोग ही झूठे हैं ना। तो एस्केपिज्म कैसे है, मतलब? देखिए, खुद को ना देखना पड़े इसके लिए हम कोई भी जुगाड़ करने को तैयार हो जाते हैं। आपकी जिंदगी खराब इसलिए चल रही है, मान लीजिए कि आप बहुत लालची आदमी हैं, या आप डरपोक आदमी है, जो भी है, या आप मान्यताएं पकड़े बैठे होगे ऐसे ऐसे करो तो जिंदगी अच्छी कहलाएगी। बहुत सारे अंधविश्वासों को आपने पकड़ रखा है जिंदगी में, तो इसलिए जिंदगी खराब चल रही है, आपके काम नहीं बन रहे। तो आप बाबा जी के पास चले गए, बाबा जी स्पिरिचुअलिटी की दुकान चलाते हैं। बाबा जी ने कहा चलो अब ऐसे ऐसे तुम मंत्र पढ़ो, ऐसे क्रिया करो, ये कर्म करो, ये फलाना उपाय करो, और इससे तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो ये एस्केप के अलावा और क्या है? असली समस्या भीतर है, असली समस्या यहाँ है मैं में, और तुम उपाय जतन कर रहे हो दुनिया भर के। तुम ये नहीं जानते तुम कौन हो, पर तुम इधर उधर लोगों को पकड़ रहे हो, इसको ले रहे हो, उसको ले रहे हो, उसको जप रहे हो, फलाना काम कर रहे हो, माला ले आए, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इससे क्या हो जाएगा? तुम हृदय रोगी हो। अपने घर की दीवारें पोतने से क्या मिलेगा तुम्हें? अपना मुंह भी पोतने से क्या मिलेगा? ये दीवारें यहाँ पीले पीले रंग की दीवारें हैं, पीला रंग पोत दिया, मुंह भी पीला पोत दिया, उससे क्या मिल जाएगा तुमको? लोग बोलते हैं स्वांतः सुखाएगा, और जल्दी मरोगे। पोतते पोतते मरोगे। बोले किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूं ना? अपने आप को पहुंचा रहे हो, अपने आप को समझती? पहुंचा रहे हो। तुम बहुत भारी नुकसान झेल रहे हो। एक ही तो धन है तुम्हारे पास, तुम्हारी जिंदगी। तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, इससे बड़ा कोई नुकसान हो सकता है? ये ज्यादातर भी नहीं, लगभग सब कुछ जो चलता है भारत में धर्म के नाम पर, ये सब जितना ये इधर उधर दंड फंद दंड भक्ति, ये सब बस सच का सामना न करने के जुगाड़ हैं। और सच यहां बैठा है। सच है, कहता है कि तुमने खुद अहंकार को पकड़ रखा है, तुम खुद अपने दुश्मन हो। यही सच्चाई है।
बाहर की ये तुमने जितने उपाय, युक्तियां, जुगाड़ लगाए हैं, विधियां, इनसे कुछ नहीं हो सकता, न कभी हुआ है, न होगा। अपने जीवन के ईमानदार अवलोकन के अलावा बेहतरी का कोई उपाय नहीं है। जो अपनी जिंदगी को साफ साफ ईमानदारी से नहीं देख सकता, जो खुद ही अपने झूठों को, अपनी मकारियों को, चालाकियों को नहीं पकड़ सकता, उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई ताकत है जो आपका फायदा कर सकती है तो वो यहाँ है, यहाँ। बाहर कोई शक्ति नहीं है जो आपका कोई लाभ दे देगी। जो परम शक्ति है वो आपके ही हृदय में है। और अगर आप अपनी जिंदगी बेहतर स्वयं नहीं करना चाहते तो दुनिया की कोई ताकत, कोई आसमानी ताकत, कुछ नहीं आपके काम आएगा। जब हम सब ये सुन रहे होते हैं कि आज के 5 साल बाद का क्या प्लान है, एचआर इंटरव्यूज से लेकर के हर आदमी पूछ रहा है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, उस दौर में आप बोल रहे हैं कि अगला स्टेप जो है, द नेक्स्ट स्टेप इज इनफ। इनफ। तो ये लॉन्ग टर्म में कहाँ जाएंगे? ये अगर जो आपसे पूछते हैं हाँ, कि तुम 5 साल बाद कहाँ होगे एचआर इंटरव्यू में, उनसे पूछिए कि तुमसे मैंने 5 साल पहले पूछा होता कि तुम कहाँ होगे 5 साल बाद, तो क्या तुम बता पाते कि तुम यहाँ होगे 5 साल बाद? नौकरी नहीं मिलेगी। उस तरह की जगह पे न मिले नौकरी तो और अच्छा है ना। बहुत सारी नौकरियां ठुकरा के मैं आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो नहीं बैठा होता। तो बहुत जरूरी होता है कि बहुत सारी नौकरियों को लात मारी जाए। बिल्कुल। क्यों गलत जगह फंसना? नेक्स्ट स्टेप इज इनफ, डेफिनेटली इनफ। क्योंकि उससे ज्यादा किसी चीज पर आपका अधिकार है भी नहीं। और सच पूछिए तो नेक्स्ट स्टेप पर भी आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार है बस जो आपने उल्टा पुल्टा पकड़ रखा है उसको छोड़ने पर, क्योंकि आपने पकड़ रखा है ना तो आप ही छोड़ोगे, वो आपके अधिकार की बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी स्वयं ही हो जाती है, स्वतः स्फूर्त, ऑटोमेटिक। तो और आगे के भविष्य की तो छोड़ो, ठीक अभी जो अगला कदम लेना है उस पर भी आपका सच पूछो तो अधिकार है नहीं। आपका अधिकार बस इस पर है कि आपने जबरदस्ती जिस चीज पे अधिकार कर रखा है वो अधिकार छोड़ दो। जैसे आपने अंगारे पकड़ रखे हो, जैसे आपने सांप पकड़ रखा हो, जैसे आपने जहर पकड़ रखा हो, आपका अधिकार यह है कि आपने उस पर जबरदस्ती अधिकार किया, वो आपको हानि दे रहा है, उसको छोड़ दो ना। उसको छोड़ते ही जिंदगी तो रुकनी नहीं है एक पल को, अगला कदम जिंदगी स्वतः ही निर्धारित कर देती है। जो आपका बोध है जिससे आपने ये छोड़ा, ये जो लेटिंग गो हुआ, वही बोध आपका अगला कदम स्वयं तय कर देता है। और आगे की बहुत नहीं बहुत आगे की सोचना इनसिक्योरिटी है और खुद को झांसे में रखने की बात है। सोच लो जितना सोचना है, आगे का कौन सा तुम्हारे हाथ में है। उसकी भी आप बात कर रहे हैं, जंप बिफोर यू आर रेडी। तो ये मैंने कहा ना, आप छोड़ दोगे, उसके बाद अगला कदम आपका बोध निर्धारित करता है। उसको करने दो, उसके आड़े मत आओ इस तर्क के साथ कि मैं अभी रेडी नहीं हूं, क्योंकि रेडी तो तुम कभी होगे ही नहीं। सही काम के लिए कभी भी कोई परफेक्टली रेडी नहीं हो सकता। पर जब वो काम जिंदगी में अब आने लगा हो, जिंदगी अवसर द्वार खोलने लग गई हो, तो उसमें प्रवेश कर जाना चाहिए, जंप बिफोर यू आर रेडी। वरना ये जो रेडीनेस का तर्क है ये जिंदगी भर आपको कोई ढंग का ऊंचा काम करने नहीं देगा। हमेशा यही तर्क खड़ा हो जाएगा, अभी तो मैं रेडी हूं नहीं, 1 साल बाद रेडी हो जाऊंगा। आप कभी रेडी नहीं होगे। फिल्म का डायलॉग भी है कि मेरा एक दोस्त है, वो गाड़ी ले आया है लेकिन वो गैराज से बाहर नहीं निकाली। उसने बोला कि जब सब बत्ती हरी हो जाएंगी तब निकालूंगा। वो कभी हरी हुई नहीं, कभी नहीं होंगे। वो गाड़ी निकाल नहीं पाया। और एक बात और भी है, जितने उल जरूल काम होते हैं जिंदगी के लिए, उसके लिए तो आप तत्काल रेडी हो जाते हो। हाँ, बात सही। अभी छोकरे हैं 15 साल 20 साल के, ये आशिकी फरमा रहे हैं, ये रेडी हो गए? तुम रेडी हो? हम्म? आपने एक ऐसी गाड़ी खरीद ली इसकी आपको जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास पैसे आ गए हैं, वो आप ले आए, आप उसको लेके दौड़ा रहे हो, आप रेडी हो?
आप अभी खुद भीतरी तौर पर बच्चे हो, आपने बच्चा पैदा कर डाला, आप रेडी थे बच्चा पैदा करने को, तब तो आप नहीं कहते कि आई एम स्टिल नॉट रेडी। पूरी दुनिया ईएमआई पे चल रही है, पूरी दुनिया ईएमआई पर चल रही है, क्रेडिट कार्ड पे चल रही है। तब तो नहीं कहते कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो आई एम नॉट रेडी, तब तो कर्जे पर भी खरीद लेते हो। तब तो नहीं कहते कि आई एम नॉट रेडी। हाँ, जब कोई ढंग का काम आता है तो वहां खड़े हो जाओगे कि अभी मुझे थोड़ा और सोचने दो, लेट मी थिंक ओवर इट, आई विल कम बैक टू यू। भाई, अच्छे काम को तत्काल पकड़ना सीखो, अभी करना सीखो, और घटिया काम को कल पर टालना सीखो। उसको बिल्कुल मना नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आकर्षक होता है, स्वीट लाइज होते हैं। तो जब नकली बेकार किस्म का काम आए ना, पर बहुत आकर्षक और मधुर बनकर, तो उसे बस इतना बोल दो, कल कर लेंगे। और जो असली काम सामने आए उसको कभी ये मत बोलो कि कल कर लेंगे, उसको तत्काल पकड़ लो। वो तो उल्टा है। हम इसको बोलते हैं कि शुभ करो तत्काल और अशुभ दो टाल। टालने को बोला है, बस कल के लिए टाल दो, फिर कल जब फिर आए तो उसको फिर और टाल दो, फिर उसको बुरा लग जाएगा तो वो आएगा नहीं। कहीं ये भी स्वीट लाइफ तो नहीं है? नहीं, ये होता है। अच्छा। जिस चीज को फिर आप खुद ही जान जाते हो ना कि मैं इसे स्वीकार तो करने वाला नहीं, वो चीज फिर आपके द्वार आती नहीं है। वो चीज भी आपके द्वार आपने ही खींची होती है। जब भीतर ये बात जमने लगती है, दृढ़ होने लगती है कि स्वीकार तो हुई नहीं है चीज, तो फिर आप पाते हो कि वो चीज अब आपके आकर्षण के क्षेत्र में आती नहीं है आपको खींचने, वो अब आपके लिए एक नॉन इश्यू बन जाती है। हम ऐसा लग रहा है जैसे इस बातचीत को मैं जो तैयार करके लाया हूँ ये आप खुद ही जोड़ देते हैं। मतलब लिटरली मेरा जो अगला सवाल है, आप ऐसे वो बातचीत वहीं खत्म हो रही जहाँ मेरा अगला सवाल है। ये ऐसा इत्तेफाक है। तो आपने बताया कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप ये भी लिख रहे हैं कि द केज वॉज नेवर आउटसाइड, है ना? मतलब तो पिंजरा बाहर है ही नहीं, तो फिर क्या हम ही अपने जेलर हैं? एकदम। और हम तो सारी चीजें जो अपनी और कर रहे हैं हम वो उस समाज, और हम दुनिया, उस परिवार और के लिए हम कर उस रहे हैं। और हम उस जेल की सलाखों को पोतते हैं और सुंदर बनाते हैं। तो कहते हैं देखो कितनी प्यारी प्यारी सलाखें हैं। कुछ लोगों को तो सोने की भी सलाखें मिलती हैं, वो कहते हैं देखो हम कितने अमीर हैं। कुछ लोगों को थोड़ी बड़ी जेल मिल जाती है, वो कहते हैं देखो हम कितने विशाल महल में रहते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम स्वयं अपना पिंजड़ा है, हर आदमी पिंजड़े में ही है, हर आदमी अपने ही भीतर कैद है। आपको प्रताड़ित करने वाला, आपको बंधन में रखने वाला कोई और नहीं है, आप स्वयं है। आपका वहम, आपकी मान्यताएं, आपका झूठा ज्ञान, यही आपका पिंजड़ा है। ये जो आत्मविश्वास होता है ना, मुझे पता है जिंदगी क्या है और मैं कौन हूं और जीना कैसे है, यही पिंजड़ा है आपका। जानते आप कुछ नहीं हो, आपके पास बस सुनी सुनाई मान्यताएं हैं। जो दुनिया में चल रहा है वही आप भी कर रहे हो, जो परंपरा में चल रहा है, जो खानदान में चल रहा है, जो टीवी पर चल रहा है, वही आप भी करना चाहते हो। जानते आप कुछ नहीं हो, पर भरोसा पूरा है कि मैं कुछ हूं, यही पिंजरा है। आपसे पूछूं, आपको न बताया गया होता कि ये और ये करना है, तो आप आज जो कुछ भी कर रहे हो उसमें से क्या कुछ भी कर रहे होते? आप एक एक काम जो कर रहे हो आज सुबह से लेकर के रात तक, पूरे महीने पूरे साल, हर काम इसमें से वो है जो आपको किसी और ने बताया है कि ये करना है। तो फिर भरोसा किस बात का है? क्यों इतना आत्मविश्वास है? हम्म? और और बताया भले दूसरों ने होगा, दूसरों की बतावन का, दूसरों की मान्यता का, दूसरों के आदेशों का, आज्ञाओं का पालन करने वाले तो आप ही हो ना। पालन करना जरूरी नहीं था, तो इसलिए बोलता हूं तुम अपना पिंजरा स्वयं हो। जरूरी नहीं था कि तुम कैद रहो, तुम खुले आकाश में उड़ सकते थे, तुम्हारे पास पंख हैं, पर तुमने खुद स्वयं को कैद कर रखा है कृत्रिम पिंजड़ों में।
सोचिएगा, कुछ भी ऐसा है जो किसी और ने ना बताया होता, आप तो भी कर रहे होते, सांस लेने वगैरह के अलावा। वो तो चलिए वो तो चलिए, वो तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम मौलिक शारीरिक क्रियाएं हैं, उनको छोड़ करके एक एक काम जो हम कर रहे हैं वो वही है जो दूसरों ने बता दिया है। मौलिक क्या है? यही पिंजड़ा है। लेकिन उस पिंजड़े में सुरक्षा मिल जाती है। चिड़िया पिंजड़े में है तो उसको चील बाज वगैरह खाएंगे नहीं, और पिंजड़े में है तो कोई आकर को दाना पानी भी डाल देता है, तो बस हो गया। बड़ा अच्छा लगता है पिंजड़ा। पिंजड़े को तरह तरह के नाम दे दिए जाते हैं। कैरियर, दिस दैट, फैमिली, बिलीफ्स, यही सब। पूरी दुनिया बोल रही है कि हर समस्या का समाधान है मेडिटेशन। ना कुछ भी हो जाए, मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद तमाम सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलने लगेंगे कि अगर बुखार उखार हो गया है, जुकाम हो गया है, कैंसर हो गया, तो भी आप मेडिटेट कर लो तो ठीक हो जाओगे। तो और आप बोल रहे हैं कि मेडिटेशन मत करो, टीवी देखो। मैं कह रहा हूँ जैसा मेडिटेशन तुम करते हो उससे तो कहीं अच्छा है कि टीवी पर जो सबसे घटिया प्रोग्राम आता है वो देख लो। मैं कह रहा हूँ जो तुम ये मेडिटेशन करने बैठे हो ये इतनी फिजूल चीज है कि इससे अच्छा है कि जाके टीवी में जो सबसे घटिया चैनल है वो देखना शुरू कर दो, वो भी तुम्हारे मेडिटेशन से बेहतर है। तुम्हारा मेडिटेशन एक क्रिया मात्र है, एक्टिविटी, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी जिसको तुम थोड़ी देर के लिए किसी जगह पर बैठ के कर डालते हो। ये और क्या है? ये तो फिर तो थोड़ी देर के लिए किसी जगह पर बैठ के टीवी देख लो। ये एक चीज साझा करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया है। पार्क में जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो हम लोग गए तो कुछ बुजुर्ग लोग थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे, अपना शांति से मेडिटेशन टाइप, वही कुछ आंखें बंद किए हुए थे। तो हम लोग उनसे काफी दूर, एक तरफ वो थे, दूसरी तरफ हम लोगों ने अपने विकेट विकेट गाड़ने शुरू किए। तो इसी बीच में वहीं से दो लोग बुजुर्ग उठते चले आए, आकर के बोले कि यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो मैं किनारे खेल रहे हैं यहाँ पर, कहाँ जाएं और खेलने के लिए, ग्राउंड यही ग्राउंड है, पार्क है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप क्रिकेट खेलेंगे तो आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे सर्वेंट्स के बच्चे भी क्रिकेट खेलने लगेंगे, तो आप मत खेलिए यहाँ पर क्रिकेट। तो हम सब पत्रकार लोग ही थे, तो हम लोगों ने कहा अच्छा ये समस्या है कि मतलब हम खेल लें लेकिन आपकी वजह से वो खेलने लगेंगे। कर रहे थे वो मेडिटेशन। फिर यही लोग जाएंगे घर और बोलेंगे हमारे जमाने में तो हम क्रिकेट खेलते थे, बाहर खेलते थे, देखो बच्चों को फोन में लगे रहते हैं। और आज हम बहुत अच्छे आदमी हैं क्योंकि हम ध्यानी हैं, हम ध्यान करते हैं। ये दो कौड़ी का ध्यान है। ध्यान कोई कोई सुबह सुबह करने वाली क्रिया नहीं होती है। ये जो हम आपस में बात कर रहे हैं ना, ये ध्यान है। अगर अगर बशर्ते इसमें आप आकंठ डूब गए हो, एक ऊंचा काम पकड़ना और उसमें अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना, ये ध्यान है। कुछ भी कर रहा हूँ। ऊंचा काम, ऊंचा काम, ऊंचा काम। अब हम यहां बैठ करके कोई जानवर काट रहे होते और उसमें पूरे तरीके से काटने की प्रक्रिया में डूब जाते तो वो ध्यान नहीं हो जाएगा। पिचिंग में तो आदमी डूब ही जाता है। हाँ, या कि गॉसिप, हाँ 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 हाँ, या हम बुराई गॉसिप, में। हाँ बिल्कुल, या हम गॉसिप कर रहे हो और उसमें इमर्स हो जाएं तो वो ध्यान नहीं हो जाएगा। आपकी समझ से, आपकी पहुंच से जो ऊंचे से ऊंचा काम हो सकता है, आप उसको समर्पित कर दो अपने आप को उसमें, ये ध्यान है। और इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं होता। आपको लगातार याद रखना होता है, सतत सुमिरन, कि एक एक पल जिंदगी बीत रही है और उस पल को उच्चतम की ही सेवा में लगना चाहिए। यही ध्यान है। अहंकार ही है ना ध्यानी। और कौन है ध्यानी? जब ध्यान हो रहा है तो कोई ध्यानी भी होगा और कोई ध्येय भी होगा। ध्यान तो बस ध्यानी और ध्येय के रिश्ते का नाम होता है। तो कौन ध्यानी है और कौन ध्येय है? अहंकार ध्यानी है। मैं ही ध्यान करता हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं अहंकार हूं।
और ध्येय क्या है? इस अहंकार को इसकी ऊंचाई तक पहुंचाना, इसकी निर्मल ऊंचाई तक पहुंचाना, जैसे हिमालय की चोटी। ये ध्येय है, मुझे ही ऊंचे से ऊंचा उठाना है स्वयं को। तो ये ध्यानी जब अपने ध्येय की सेवा में लगा होता है उसको ध्यान कहते हैं, और बाकी सब मनोरंजन है, फिजूल, आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। ट्रुथ पर बड़ी अच्छी बात आप लिखते हैं कि ट्रुथ बोरोड इज नॉट ट्रुथ, मतलब भोगा हुआ सत्य ही आपका सत्य है टाइप से है क्या ये? और भोगा हुआ नहीं, सत्य को भोगा नहीं जा सकता। आप जिसको सत्य समझकर भोग रहे थे वो असत्य है, ये जानना ही सत्य है। सत्य तक मात्र नीति नीति के रास्ते से ही पहुंचा जा सकता है, माने नकार के। सत्य को नहीं पकड़ा जा सकता, असत्य को छोड़ा जा सकता है। तो आप आज तक असत्य को पकड़े हुए थे सत्य समझ के, ये जानते ही असत्य गिर जाता है, क्योंकि असत्य भी तभी तक लुभावना होता है जब तक वो सत्य जैसा लगे। झूठ अपने माथे पर खुदवा कर आता है, मैं सच हूं, तभी तो उसकी दुकान चलती है। झूठ के माथे पे लिखा हो झूठ, तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। तो हम झूठ को सच समझकर पकड़े रहते हैं जिंदगी भर। झूठ को झूठ जान लेना, यही है सत्य में स्थापित होना। ट्रुथ बोरोड इज अ लाई। हमारे पास जितनी चीजें हैं जिनको हमने सत्य समझा हुआ है, कोई पुराना सवाल दोहरा रहा हूं, कोई आपकी हैं या उधार की हैं, लेकिन आपने उनको सत्य माना है। तो इससे आपको एक सूत्र मिल गया, एक फॉर्मूला कह लीजिए। अगर आपको कोई चीज सच्ची लगती है लेकिन मिली कहीं और से है तो झूठी है। उदाहरण के लिए आपके पास गृहस्थी का, प्यार का, करियर का कोई कॉन्सेप्ट है। एक अच्छा करियर ऐसा ऐसा होता है, एक अच्छी लाइफ ऐसी होती है, एक हैप्पी फैमिली ऐसी होती है। ये सब कॉन्सेप्ट्स रहते हैं ना सबके दिमाग में, इसी के लिए आदमी जिंदगी लगा देता है। पूछिए ये कॉन्सेप्ट मेरे हैं या कहीं से मिले हैं? अगर कहीं से मिले हैं तो सच नहीं है, झूठ है, पर आप उन्हें सच मान रहे हो। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, उनके पास जाकर के उनको टटोलना, जांचना, परखना, और देखना कि ये मामला क्या है, यही है सत्य में स्थापित होना। बोरोड ट्रुथ्स में नहीं जीना है। बोरोड ट्रुथ्स आर ऑल फॉल्सनेसेस। जिन चीज़ों तक हम कोई गुरु के माध्यम से पहुंच रहे हैं या किताबों के माध्यम से पहुंच रहे हैं, तो वो तो बोरोड ट्रुथ। गुरु अगर असली होगा तो वो आपको कहीं तक भी किसी भी चीज तक पहुंचाएगा नहीं। जो आपके पास चीजें पहले से हैं उन चीजों से आपको मुक्त करेगा। अगर कोई गुरु आपको कोई अतिरिक्त चीज दे रहा है कि तुम्हारे पास 5 चीजें तो बेटा पहले से थी, ये 5 चीजें और ले लो गुरु कृपा से, तो गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। गुरु का काम आपको और चीजें देना नहीं होता, जो चीजें आप पहले से पकड़े हो आप उनसे आजाद हो जाओ, ये गुरु का काम है। और अंततः गुरु कहता है अब मुझसे भी आजाद हो जाओ, तुम्हें किन्हीं चीजों की जरूरत नहीं थी, तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं है। जो गुरु आपको गुरु से भी आजाद ना कर दे वो भी घंटाली है। इस किताब को बहुत, मतलब वही जो हमने बातचीत की कि कहीं से भी उठा करके पढ़ा जा सकता है, तमाम सारे एस्पेक्ट थे। इसके अलावा भी मैं कुछ निजी प्रश्न भी पूछना चाहूंगा आपसे। उसका कारण है कि मैं उन दर्शकों से भी रूबरू करना चाहता हूं जो शायद आपको बहुत नहीं जानते होंगे। तो इसमें जब मैंने किताब पढ़ी तब मुझे पता चला कि आपका पूरा नाम प्रशांत त्रिपाठी है। उसके पहले नहीं पता था मुझे ये बात, आचार्य प्रशांत के नाम से ही मैं जानता था। तो आपके भी लोग आपको भी क्रिटिसाइज करते हैं, तमाम सारे हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि आप बात करते हैं। एक तो मैं पहले अपना एक पर्सनल सवाल ये क्रिटिसिज्म का पूछूं कि मैंने, मेरे सामने अभी कुछ वक्त पहले 25-30 दिन हुए होंगे कि आपकी एक रील आई जिसमें आप खाना बनाने को लेकर के बड़ा गुस्सा कर रहे थे
कि लोग हैं, बताइए वहाँ घंटों बैठ करके खाना बना रहे हैं, आपने उसको क्रिटिसाइज किया। अच्छा, मेरे आसपास एक दो लोग ऐसे हैं जो खाना बनाने में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, बहुत मन से बनाते हैं और खाने से ज्यादा खिलाने पे विश्वास करते हैं कि मैंने ये बनाया। तो एक तो ये कि आप खाने पे इतना क्यों गुस्सा हो रहे थे, मतलब उसके पीछे क्या उद्देश्य है? आपके पास एक गाड़ी है और आपके पास एक मंजिल है। आप गाड़ी को पेट्रोल पंप पे कितनी देर तक खड़ा रखना चाहते हो? आप गाड़ी में फ्यूल भरवाने जाते हो, आप अधिक से अधिक कितनी देर वहां पर गुजारना चाहोगे? जब तक पेट्रोल भरना है। और कोई कहे कि 3 घंटे लगाओ पेट्रोल पंप पर ही रोज, तो मंजिल तक कब पहुंचोगे? गाड़ी इसलिए थोड़ी है कि उसमें फ्यूल भरते रहो और सफाई करते रहो और रोज सर्विसिंग ही होती रहे। ये सब काम तो जल्दी से जल्दी निपटाने हैं ताकि गाड़ी मंजिल की ओर जा सके। गाड़ी क्या है, उसका उद्देश्य हम समझेंगे कि नहीं समझेंगे? या गाड़ी इसलिए है कि बस फ्यूल ही खाए, और वो खाए भी नहीं, पहले उस फ्यूल को बनाया जाए, तेल का कुआं खोदो रोज, टमाटर काटे जा रहे हैं, दिन भर तुम इस गाड़ी को खिलाते ही रहोगे, इस गाड़ी को कभी मंजिल तक भी पहुंचाओगे। लेकिन त्रासदी ये है कि हमें मंजिल का कुछ पता ही नहीं। हम जानते ही नहीं हम कौन हैं, जन्म लेना क्या होता है, जीवन मृत्यु क्या है। तो हम ये भी नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य क्या है और हमारी नियति क्या है। तो फिर हम पूरा दिन बस इसी में लगाना चाहते हैं कि खाना बनाओ, खाना खाओ, खाना बनाओ। और विशेषकर महिलाओं की तो जिंदगी बर्बाद कर दी, वो पूरी जिंदगी यही करती हैं, दिन के 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे किचन में घुसी हुई हैं। और इस बात को हमने बड़ा महिमा मंडित भी कर दिया है कि अन्नदात्री हैं। क्या तुमने जान ले ली, तुमने उसकी पूरी जिंदगी किचन में खराब कर दी। वो इसीलिए पैदा हुई थी कि तुम्हें पराठे खिलाती रहे। मुझे खाने से समस्या नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है खाना, बढ़िया बात है। लेकिन मैं अपने समय की कीमत जानता हूँ। मैं जानता हूँ जीवन में करने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे काम है। मैं प्याज ही नहीं काटता रहूंगा। हाँ, महीने में एक बार मुझे भी अच्छा लगता है, मैं जाके कुछ बना लूंगा, वो शौक के नाते अलग बात है, ठीक है। पर जो भी व्यक्ति जीवन को जितना समझने लगे, उसके ऊपर फिर दायित्व तो आ जाता है कि वो ये जो बिल्कुल प्राथमिक स्तर के काम हैं, इनको कम से कम समय दे। तो फिर ये काम कौन करे? ये काम वो लोग करें जिनको जिंदगी अभी समझ में ही नहीं आई है, उनको करने दीजिए। वो पकाएंगे, हम खा लेंगे। आप जो बातें कर रहे हैं वो बहुत समाज के बहुत सारे वर्ग को बिल्कुल टारगेट करता है। मैं जब ये बता रहा हूँ कि ये किताब पढ़ने में ही कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये सवाल कैसे उठा दिया, ये तो मेरी पूरी जो अभी तक मैं सोच रहा था ये तो एकदम उसके अगेंस्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। अब अगर आप इसको लेकर के सहज हैं, ये एक्सेप्टेंस है कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, इसको सुधार लेना है, तो बहुत अच्छी बात है, आप खुश हो जाएंगे इससे, इस किताब को पूरा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे हैं, अपने विचारों को लेकर के इतने ज्यादा सख्त हैं कि अरे मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, तो फिर आप जाकर के कमेंट सेक्शन में उल्टी कमेंट पुल्टी बहुत बातें छोटी करेंगे, बात होती है, अब तो इतने लोग बाग हमला करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, बात हर करेंगे। तरह के हमले होते हैं। तो कैसे आप लेते हैं क्रिटिसिज्म को, खासतौर से जब हम लोग जैसे आपका जो आप हैं, आप पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, आप जो भी चीजें आ रही हैं वो सब आपके सामने है ना। हमारे सामने भी ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं, किसी विशेष वर्ग को नहीं पसंद आता, किसी विशेष जाति को नहीं पसंद आता, है ना, किसी विशेष पार्टी को नहीं पसंद आता। इन सबके बीच में उस क्रिटिसिज्म से इफेक्ट होते हैं क्या आप? एक तो सवाल ये, और अगर नहीं इफेक्ट होते हैं तो कैसे बचते हैं आप? उसका संज्ञान तो हम लेते ही हैं, उससे ये पता चलता है कि दवा अपना काम कर रही है। समझ रहे हैं ना? उससे पता चलता है कि दवा अपना काम कर रही है। दवा जिस चीज को लक्ष्य कर रही थी, ठीक उसी चीज पर जाकर लगी है, तभी वो चीज तिलमिला रही है। हम्म? वास्तव में जब कोई हमला करता है, इससे मुझे यही पता चलता है कि उसको मेरी मदद की जरूरत है। कोई गिरा पड़ा हो और आप उसको उठाने का प्रयास कर रहे हो और आप उसे अपना हाथ दो, और वो आपका हाथ काट ले, इससे यही पता चल रहा है कि बहुत तकलीफ में है ये और बहुत दुर्भाग्य में है, क्योंकि ये सदा यहीं पड़ा रहेगा। कोई भी इसे उठाना चाहेगा तो ये अपने मददगार का ही हाथ काटेगा।
तो उससे बस मुझ पे ये जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं और सशक्त होकर के उसका इलाज करूं। हम्म? इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है कि मैं लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूं तो लोगों से मुझे धन्यवाद आदि मिलेगा। मैं जिनकी मदद करने जा रहा हूं, मैं उनसे अपने लिए कुछ उम्मीद रखूं तो मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इतनी उम्मीद जरूर रहती है कि अगर तुम्हारी मदद करने आ रहा हूं तो तुम कम से कम अपने दुश्मन तो मत बनो। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा अगर तुम खुद अपने दुश्मन हो? मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूं तुम्हारे ही भले के लिए, और तुम पलट कर मुझ पर वार कर रहे हो। वार ही नहीं होता है वो तो, उस तरह की धमकियां भी आती हैं कि सुपारी दे देंगे, गोली से उड़ा देंगे, वो सब भी होता है हर दिशा से। उससे बस अभी यही पता चलता है अंधेरा बहुत घना है। प्रेरणा ही मिलती है कि और जुट करके काम करो, और जुट करके काम करो। मतलब धर्म जैसी चीजों पर बोलना, और खास तौर से जब आप ये बता रहे हैं कि जो एक लेजिट मान्यता के तौर पर एक बड़ा वर्ग उसी एक मान्यता को मान रहा है, उसमें आकर के आपने एक ऐसी कम्युनिटी तक पहुंचे हैं जो लोग आपकी बात पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ, ये जो स्वरूप है ये नहीं है, इससे कुछ इतर है धर्म का स्वरूप या बाकी सारी चीजें। तो मतलब कभी इस बीच में आपको क्या फियर नहीं आया कि अभी तो सिर्फ सोशल मीडिया तक हमले नहीं है, आप खुद बता रहे हैं, उसके बाहर आ गई है ना चीजें? देखिए, ये जो इतने लोग हैं जिनको गुमराह किया गया है, कितने सारे लोगों ने मिल करके शताब्दी दर शताब्दी इनको गुमराह किया होगा, अंधेरे में ढकेला होगा। उन लोगों को तो डर नहीं लगा। जिन्होंने भारत को बर्बाद ही कर डाला इतनी शताब्दियों से, उन्हें डर लगा क्या? और भारत को बर्बाद आक्रमणकारियों वगैरह ने बाद में करा है, भारत को पहले बर्बाद भारत के ही लोगों ने करा है। वही सब लोग जिन्होंने बिल्कुल व्यर्थ की मान्यताएं फैला दी और धर्म का एक विकृत स्वरूप जनमानस में प्रचलित कर दिया। वो लोग डरे थे क्या? उन्होंने इतना गंदा काम कर डाला, उन्होंने मेरा पूरा देश खराब कर डाला, वो डरे? तो मैं साफ काम करते हुए क्यों डरूं? मैं उनसे भी गया गुजरा हूं। और अगर सब डरने ही लगेंगे तो फिर हमें यह कहने का भी हक नहीं है कि मनुष्य मात्र से या सनातन से या भारत से मुझे प्रेम है। फिर हम कह भी नहीं सकते। अगर आपको ये सब जो इंसान हैं इनसे सचमुच प्रेम है तो फिर इनके लिए कुछ करो ना। ये अगर अंधेरों में है, अंधविश्वासों में है, अंधभक्ति में है, 100 तरह के अंदरूनी पिंजड़ों में है, इन तक मुक्ति लेकर जाओ ना। नहीं तो फिर मैं अपने आप को दर्पण में कैसे शक्ल दिखाऊंगा अपनी? मैं क्या बोलूंगा कि मैं जानता सब हूं पर कहता किसी से नहीं? ये कहूं अपने आप से? मैं कहूं कि जितने भी गंदे लोग थे सब अपना काम करके चले गए और अब मैं सफाई कर सकता हूं पर सफाई करने की मुझ में हिम्मत नहीं है? ये कहूं मैं अपने आप से? क्या करूं बताइए? तो कोई कोई विकल्प नहीं है। मैं रुकना चाहता नहीं, मैं रुकना चाहूं मैं तो भी रुक नहीं सकता। मेरी तो गति हर दिन बढ़ ही रही है। नहीं, गति बढ़ती रहे आपकी, और इस अंजाम जो भी होगा। हमारे सामने और भी काम आता रहे। क्योंकि ये वो कैप्सूल हैं जो हमें राह दिखाएंगे, और तमाम सारे लोगों को ध्यान में रखकर, जैसा आपने बताया कि जिनके पास बहुत वक्त नहीं है वो भी इसे पढ़ सकते हैं। बहुत इस किताब से जुड़ी हुई कुछ ही चीज़ों पे बात कर पाया हूँ, क्योंकि किताब आप पढ़िए, जल्द आपके बीच होगी, हार्पर कॉलिंस से छपी है, फॉर दोज टायर्ड ऑफ स्वीट लाइज, ट्रुथ विदाउट अपोलॉजी। उम्मीद है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी, और इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, जो बहुत सुनने में आपको अच्छी नहीं लगेंगी, मीठी नहीं लगेंगी,
लेकिन ज़रूरी हैं। वो सारी चीज़ें हैं इसमें, आप पढ़िए और आसपास के लोगों को भी पढ़ाइए, ताकि जो ये मिशन है वो अपनी दिशा की तरफ, ध्येय की तरफ आगे बढ़ता रहे। बताइएगा आपको ये बातचीत कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।